नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के परिणामों के साथ साथ देश की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे, जिसका लगभग परिणाम आ चुका है। और इन्हीं राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था, जिसका जो परिणाम आया था, उसी पर चर्चा करने के लिए आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम जनादेश केंद्रित है। और इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं जल्दी से आपको उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रामकुमार वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मौजूद हैं। आप राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से पंकज शर्मा है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप माथुर जी भी उपस्थित है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं जो विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उनका क्या कुछ परिणाम रहा है, उन पर नजर डाला जाए। तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज करी है और बीएपी ने, जो भारत आदिवासी पार्टी है, उसने 1 सीट पर जीत दर्ज करी है। हालांकि दौसा में रिकाउंटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन रिकाउंटिंग से पहले वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी हुआ था। सबसे पहले झुंझुनू पर नजर डालें तो राजेंद्र भांबू भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमित ओला को 42,848 मतों से हराया है। और राजेंद्र गुढ़ा तीसरे स्थान पर रहे हैं, उनको 38,751 मत मिले हैं। तो ये है आपके सामने, आप जैसा देख पा रहे हैं झुंझुनू उपचुनाव का जो नतीजा है वो आपके समक्ष है। राजेंद्र भांबू भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हुए हैं यहां से, झुंझुनू से। और झुंझुनू के बाद में रुक करेंगे खींवसर का रुख करें तो खींवसर से रेवतराम डांगा भारतीय जनता पार्टी के विजयी रहे हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कनिका बेनीवाल को 13,901 मतों से हराया है। आप देख पा रहे हैं खींवसर से भारतीय जनता पार्टी के रेवतराम डांगा विजयी रहे हैं। और निकटतम प्रतिद्वंदी जो खींवसर से रही है कनिका बेनीवाल है, आरएलपी की प्रत्याशी रही हैं, वो 13,901 मतों से हारी हैं। वहीं कांग्रेस की डॉक्टर रतन चौधरी कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी हार दर्ज करी है। खींवसर के बाद में रुख करेंगे देवली और उनियारा का। तो देवली और उनियारा का रुख करें तो देवली और उनियारा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र गुर्जर, वो विजयी हुए हैं। उन्होंने 41,121 मतों से जीत हासिल करी है। और यहां पर नरेश मीणा जो निर्दलीय हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। राजेंद्र गुर्जर ने नरेश मीणा को करीबन 41,121 मतों से हराया है। तीसरे नंबर पर यहां पर कांग्रेस रही है। यहां पर केसी मीणा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये देवली उनियारा का जो रिजल्ट है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर राजेंद्र गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उन्होंने जीत हासिल करी है। देवली उनियारा का जिक्र कर रहे हैं। और अब अगर रामगढ़ का जिक्र करें तो रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, वो विजयी घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी है आर्यन जुबेर खान, उनको 13,363 मतों से हराया है। रामगढ़ सीट जो जुबेर खान कांग्रेस के जो एमएलए थे उनके निधन होने के बाद खाली हुई थी, उसी पर फिर से उपचुनाव हुआ और वहां से सुखवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल करी है। और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आर्यन जुबेर खान को 13,636 मतों से हराया है। अब 84 डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के अनिल कटारा जीते हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांतिलाल ननोमा को 24,370 मतों से हराया है। और यहां पर कांग्रेस के महेश रोत तीसरे स्थान पर रहे हैं। और अब बात करें सलुम्बर की, सलुम्बर की बात करें उससे पहले आप देख रहे हैं 84 डूंगरपुर से अनिल कटारा जो बीएपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांतिलाल ननोमा को 24,370 मतों से हराया है, आप देख सकते हैं। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे महेश रोत, वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब आपको सलुम्बर लिए चलते हैं। सलुम्बर में जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है शांता मीणा, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जितेश कुमार को 1,285 मतों से हराया है। यहां पर कांग्रेस की जो रेशमा मीणा है वो तीसरे स्थान पर रही है। सलुम्बर उदयपुर की हम बात करें जहां पर उपचुनाव संपन्न हुआ है, जिसका परिणाम आज आया है।
तो ये था राजस्थान की जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ, उस पर 6 सीटों पर जो नतीजे आए हैं वो नतीजे आप सबके समक्ष थे। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले राम कुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। राजस्थानी में एक कहावत है कि 5 अंगुलियां घी में, और यहां पर 5 सीटें भाजपा की झोली में। किस तरीके से देखते हैं इस परिणाम को? सबसे पहले मैं डीडी न्यूज़ पर जो जनादेश 2024 की जो चर्चा है और जो चर्चा हो रही है उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और आपने सोनी जी बताया कि 5 अंगुली घी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, केंद्र का शीर्ष नेतृत्व और संगठन, और इसी तरह से राजस्थान का नेतृत्व और संगठन, वो विकास की राजनीति के हिसाब से काम करता है, मुद्दों पर राजनीति करता है। और उसी के परिणाम स्वरूप मैं पूरे देश के चुनावों को देखता हूं, तो उनके लिए भी महाराष्ट्र को देखें जी और अन्य उपचुनावों को देखें जी, तो उसमें जो जनादेश मिला है उसके लिए मैं मतदाताओं का बहुत आभार प्रकट करते हुए और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूं जी जिन्होंने हमें मैंडेट अच्छा दिया है। जी राजस्थान के लिए कहूं कि 5 सीटों पर हम इसमें जीते हैं और ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहा करती थी 7 सीट हम लेंगे जी और हमारे लिए यही था कि भाई 1 सीट हमारी थी, तो हो सकता है कि कहीं कोई करे, लेकिन ये हमें उम्मीद से भी अधिक जनता ने जो विश्वास किया जी, और विश्वास ये कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्य हुआ, जो देश को सर्वोपरि मानते हुए विकास के कार्यों को महत्व देते हुए जनकल्याणकारी कार्यों को किए, उसी के तरह 11 महीने में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जो कार्य किए जी, वो ऐसे कार्य करिए, एक संकल्प पत्र जो था उसके 50% करीब वादे पूरे किए, जी चाहे वो ईआरसीपी का है, चाहे एसआईटी गठन है, चाहे जी, पेपर लीक का मामला है, चाहे वो किसान से संबंधित सम्मान निधि बढ़ाने की बात है, अन्य चीजें हैं। जी, जी। तो मैं सोचता हूँ कि इसके लिए जो जनादेश मिला है, विकास का मिला है, जी। जो मुद्दों से वीन होकर के कहूँ कि जो मुद्दों से भटक करके लोगों को भटकाने, जी। लटकाने या भ्रमित करने की जो राजनीति करते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस न केवल राजस्थान में लेकिन पूरे भारत के अंदर खत्म हो गई है। तो इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए, मुद्दों पर कम से कम विचार करें, मुद्दों के आधार पर जवाब लड़े। लेते हैं। पंकज तो मैं मीना जी सोचता हूं कि ये पुनः सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, आभार। जी जी, कांग्रेस से भी इसका जवाब ले लेते हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। पंकज जी, 7 सीटों पर आप जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन स्थिति बिल्कुल उल्टी हुई। 4 सीट पहले से आपके पास में थी और फिलहाल अभी रिकाउंटिंग चल रही है, आपके पास में फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे स्थिति ऐसे कैसे बिल्कुल उलट-पुलट कैसे हुआ? ये देखिए, डेफिनेटली जो भी जनता का जनादेश राजस्थान में हमें मिला है उसे सरल हृदय से हम लोग स्वीकार करते हैं और डेफिनेटली हम लोग मंथन करेंगे क्यों, क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, क्योंकि जो राजस्थान में 11 महीने की भाजपा की सरकार का कुशासन रहा है, उस कुशासन के खिलाफ हम लोगों ने जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ा। और आप देखेंगे 7 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जो लगातार पिछले 11 महीने से आप देखें महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ गए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई है। आप देखेंगे इस बारे में बिल्कुल राम कुमार जी से इस बारे में इनका जवाब जरूर लेंगे। अगर कुशासन और लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो फिर कैसे स्थिति उलट कैसी? राम कुमार जी देखिए, राम कुमार जी पंकज जी का कहना, क्योंकि अब इनको कुछ बातें तो करनी ही पड़ेंगी। इनको मालूम है कि इनकी हालत किस तरह की दुर्गति हो गई है, जनता ने किस तरह से नकार दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पंकज जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े आदर के साथ में, कि 11 महीने की जो सरकार ने जो कार्य किए, उसके अंदर चुनाव भी हुए, आचार संहिता है, उसके बावजूद भी हर मुद्दे पर कार्य किया गया है। और जो 17 लाख युवाओं के साथ में इनजस्टिस हुआ था उसको न्याय दिलाने के देखा कि कितना बड़ा काम किया है। और जो ईआरसीपी जैसे मुद्दे को एमओयू भी कराया गया, 21 जिलों को पानी की व्यवस्था और एमओयू से जमुना यमुना का जो समझौता हुआ है, ये सारी चीजें मैंने पिछले आपको बताया है, उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जो विकास कार्य किए गए हैं, जनहित के कार्य किए हैं, उसके अंदर गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है, इन सब को देखते हुए जो प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में कार्य है, वो अप्रत्याशित हुए। बिल्कुल, जो इनके 5 वर्ष के अंदर ये आपस में कुर्सी के लिए झगड़ते रहे, विकास के कार्य चौपट हो गए और कुशासन इनका था, उसी का रिजल्ट आज इनको दिया है। जनता ने इनको नकारते हुए हमारे कार्यों की एक्सेप्टेंस राजस्थान में जनता ने दी है। जी, पंकज जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जब उपचुनाव में प्रचार किया था तो उनका
एक ही वक्तव्य था कि हम 11 महीने के कामकाज पर ही जनता के समक्ष जाएंगे और वोट मांगेंगे, जिसका परिणाम भी जैसा रामकुमार जी बता रहे हैं उनके आशा के अनुरूप ही मिला है। तो पंकज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप आरोप लगा रहे हैं कि कुशासन था, लेकिन जनता ने तो नकार दिया आपको। देखिए, डेफिनेटली जनता ने हमें नकारा है, उस पर हम लोग आत्ममंथन करेंगे, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से इस सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिस तरीके से धनबल का दुरुपयोग किया, जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग तक की कोशिश की गई और जिस तरीके से फर्जी मतदान करवाया गया, ये सब लोग हमारे पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें हैं और उसकी जाँच हम लोग अपने स्तर पर भी कराएंगे, क्योंकि सरकार से तो हमें उम्मीद है नहीं। और आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं मेरे बीजेपी के साथी कि लगातार विकास के काम करें, विकास के काम करते हैं तो जो किसान खाद के लिए भी सड़कों पर है, डीएपी 12 से ज्यादा जिलों में पहुंच भी नहीं पाया, तो ये इनकी नाकामी को दर्शाता है। जिस तरीके से लगातार जयपुर राजधानी में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। शिक्षा की बात यहां शिक्षा मंत्री नहीं करते, स्वास्थ्य की बात कोई नहीं करता, स्वास्थ्य के हालात हम लोगों ने देखा है। जवाब अपन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में संदीप माथुर जी, उनसे भी ले लेते हैं। संदीप जी, किस तरीके से जो उपचुनाव का जो आज परिणाम आया है, एक पत्रकार के नजरिए से क्या कुछ विश्लेषण कर रहे हैं आप इस परिणाम का? विकास जी, देखिए, मुद्दे दोनों तरफ हैं, कांग्रेस के पास भी हैं और बीजेपी के पास भी हैं, लेकिन मेरे नज़रिए से देखा जाए तो चुनाव 3 चीज़ों पे लड़ा जाता है। किसी भी आप चुनाव पे जाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें देखी जाती है। पहली चीज़ होती है नीति, दूसरी नीयत, और तीसरा जो आंतरिक स्ट्रक्चर होता है, या आंतरिक आप ढांचा कह सकते हैं या खींचतान कह सकते हैं, आंतरिक राजनीति कह सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है जी। इस जीत में, जो उपचुनाव की जीत है, उसमें जो बीजेपी अपर हैंड रही है, उसका मेन कारण यही रहा है। दूसरा, हमेशा देखा जाता है कि उपचुनाव में जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसको फायदा मिलता है। हालांकि पिछले जो है 15 साल के 3 उपचुनाव देखा जाए, जब उपचुनाव हुए हैं पहले, उसमें बीजेपी को नुकसान रहा है जी। लेकिन ये राहत इसलिए आई है कि इस बार जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने लड़ी है, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। संदीप जी, अगर पिछले कई सालों के इतिहास पे नजर डालें, जो सत्तारूढ़ पार्टियां, उनको इतना फायदा उपचुनाव में नहीं हुआ जितना मैंने पढ़ा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, उपचुनाव और जो मेन चुनाव, मुख्य चुनाव, उनमें फर्क होता है जी। उनके तरीके में फर्क होता है। जिस तरह जो मुख्य चुनाव होते हैं वो मुद्दों पे लड़े जाते हैं जी, लेकिन जो उपचुनाव होते हैं उसमें मेन चीज जो होती है, एक तो सत्ता पक्ष क्या कहता है, सत्ता पक्ष का मतलब जो है तौर तरीके कैसे हैं, क्योंकि सत्ता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरा ये होता है कि स्थानीय मुद्दे, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आपका प्रत्याशी कौन है। देखिए, इस उपचुनाव में एक बहुत बड़ी क्लियरिटी इसमें जो है मतदाताओं ने दी है कि इस चुनाव में इन्होंने जो वंशानुगत जो जिस तरह का मामला चलता रहा है अब तक, वो उन्होंने नकारा है जी। आप देखिए, 4 सीटें जो हैं, चाहे वो खीवसर की सीट हो, चाहे वो झुंझुनू की सीट हो, और या वो एक सीट और जो है, या 4 सीटों पर जो है इन्होंने मतदाताओं ने जो है स्पष्ट परिणाम दिए कि भाई हम जो वंशानुगत कार्यक्रम चल रहा है उसको हम रोकेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि का आप जिक्र कर रहे हैं जी, है रामगढ़ की सीट, हाँ, रामगढ़ की सीट का, तो वो कारण रहा है। हालांकि देखिए, वही सीट सलूम्बर में भी रहा है, लेकिन सलूम्बर में जिस तरह का फैक्टर है तो बहुत मार्जिनल वोट्स जो हैं वो सलूम्बर में रहे हैं, बहुत कम रहे हैं, तो इस चीज का फैक्टर बहुत ज्यादा रहा है जी। बिल्कुल, हाँ। रामकुमार जी, जैसा संदीप जी ने बताया कि नीति और नीयत साफ हो तो चुनाव को जीता जा सकता है, क्योंकि हर चुनाव की जो बेस है वो नीति और नीयत को देखकर ही लड़ा जाता है। सोनी जी, जो संदीप जी ने बताया वो वास्तविकता है। नीति और नीयत और संगठन की कार्यप्रणाली, अगर ये तीनों चीज चलती है तो निश्चित है कि वो पार्टी या दल के अंदर वो विजय प्राप्त करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीति भी है, नीयत भी है, और जिस तरह के संगठनात्मक ढांचा है इतना मजबूत है कि वो नीचे बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक के लिए जो कड़ी है, वो यहाँ का बूथ लेवल का कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है जी। और आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष से अधिक का जो कार्यकाल है, उन्होंने जो कहा, जो हमारे नेतृत्व ने कहा, वादा किया, उसको पूरा किया, उसी का रिजल्ट है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। इसीलिए राजस्थान के अंदर भी जो हमारे चुनाव लड़ने से पहले जो हमने वादे किए, जनता को विश्वास था कि इनकी गारंटियां खोखली थी, जो 5 वर्ष तक गारंटियां और कुशासन, जंगल राज और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, उसको नकारते हुए राजस्थान की विधानसभा दिया। और वही कारण कि हमारी नीति और नीयत, हमने जो संकल्प पत्र की 50% करीब हमने वादे पूरे किए, जिसको मैंने आपको बताया है, उसी का रिजल्ट है और जनादेश दिया है। मैं तो भाई पंकज जी से कहूंगा कि कांग्रेस वालों को समझ, अब ये
बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करो, धलाधल पंकज करो, जी से भी जनता इसका से जवाब जुड़ो। ले लेते हैं जी। और लेकिन ये कहो कि कुशासन आपने जो किया जी। कि कुर्सी के लिए किस तरह से झगड़ते रहे, जनता त्राही त्राही होगी, लेकिन आज जनता को राहत जी। है। उसी का रिजल्ट है कि आज जनता ने मैंडेट दिया है और बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता और उसके नेतृत्व की स्वीकार्यता और संगठन ने जो काम किया, पंकज जी से भी इसका उसका ये जवाब ले जाता लेते है। हैं। पंकज जी, कांग्रेस 3 सीटों पर, जो 7 विधानसभा सीटों के पर जो उपचुनाव हुए उसमें 3 सीटों पर तीसरे स्थान पर आई है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी, लेकिन 3 सीटों पर तो आप तीसरे स्थान पर हैं, जीतना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जो हम पिछली बार जो हमारी थी वो 4 सीटें हमारे पास थी जी। और 3 सीटें हमारे पास नहीं थी। लेकिन जो भी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार जनता के मुद्दे उठाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी खामी रही होगी हमारे साथ, तो हो सकता है उन जो जितनी भी कमियां रही हैं उन पे हम लोग विचार करेंगे, मंथन करेंगे और लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हम जनता के पीछे, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर गए, किसान की बात हम लोगों ने की, महिला की बात हम लोगों ने की, वृद्ध बुजुर्गों की बात हम लोगों ने की, युवाओं के रोजगार की बात हम लोगों ने की। अभी जनता को तय करना है कि वो किस तरीके से ऑप्ट करते इतनी हैं। बातें अब लगातार करी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, क्या वो जनता के समक्ष नहीं पहुंच पाए या सही तरीके से रख नहीं पाए? बिल्कुल, खामी कहां रही? नहीं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम शायद जनता को अपनी बात कन्वे नहीं कर पाए जिस तरीके से जनता चाहती थी। देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जब हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उसमें 9 में से हम लोगों ने 7 उपचुनाव जीते थे और अभी जो इस सरकार में हुए लगभग 8 उपचुनाव हो गए हैं। ठीक है, इस बार ये लगातार जीत रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि जो पहला चुनाव था, उपचुनाव सरकार के आने के बाद, श्री करणपुर का चुनाव, वहां किस तरीके से एक विधायक को चुनाव लड़ने से पहले, जो विधायक बने भी नहीं तो उससे पहले मंत्री बना दिया गया, तो उस अहंकार को भी जनता ने ही तोड़ा है। डेफिनेटली तौर पे हम लोग हारे हैं और इसे बिल्कुल सरल हृदय से हम लोग स्वीकार करते हैं। तो जो कमियां और खामियां रही उस पर बिल्कुल आत्ममंथन होगा। लेकिन हर हार के बाद में आप हार तो स्वीकार करते हैं, फिर कहते हैं हम विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण ही पूरा नहीं हो पाता। अभी हरियाणा में भी चुनाव हुए थे, अखाड़ा आपने, जैसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखाड़ा कांग्रेस ने सजाया और उसका जीत बीजेपी लेके चलेगी, उस वक्त भी यही कहा गया कि हार का विश्लेषण करेंगे। हर हार के बाद में हार का विश्लेषण करते हैं और फिर हार जाते हैं, ऐसा क्यों? कहां दिक्कत, कहां है कांग्रेस के पूरे संगठन में? नहीं, संगठन में देखिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर सरकार होती है और उस राज्य में अगर उपचुनाव होते हैं तो जनरली ये होता है कि जो सरकार के साथ जनता जाना पसंद करती है, क्योंकि वो एमएलए से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, काम ज़्यादा करवाने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। इसलिए जनता जनरली जब सत्ता होती है तो उपचुनाव में उसी पार्टी के कैंडिडेट को चुनने का काम करती है और यहाँ पर भी यही हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोगों के एंड से, जो संगठन के एंड से कहीं अगर कोई कमी रही है, खामी रही है, तो निश्चित तौर पर हम उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जी संदीप जी, क्या लगता है आपको, किस तरीके से, जैसा पंकज जी ने कहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको तो फायदा मिलना निश्चित है, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी पंकज जी ने कहा था कि मैं जो है बीजेपी चुनाव हारी है उपचुनाव में, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। बड़ा मुद्दा ये होता है कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, विपक्ष के साथ जुड़ना चाहते हैं। हर आदमी अपना फायदा देखता है। तो उपचुनाव में मैं पहले भी कह चुका हूं कि उपचुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा ये होता है कि हम सरकार के साथ जुड़ें और हमारे क्षेत्र के विकास योजनाओं को हम आगे बढ़ाएं। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ हम देखें कि कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें तो जब इस चुनाव का, जब प्रत्याशी घोषित हुए थे तो राम कुमार जी भी इस बात का समर्थन करेंगे कि बीजेपी एक सीट तो जीत चुकी थी, या जो सीट उनके पास थी, उसके अलावा 1 या 2 सीटों पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि ये सीटें और आ जाएं। और कांग्रेस जहां 4 सीटें उनके पास पहले से थी, तो कांग्रेस अति आत्मविश्वास के साथ में वहां काम कर रही थी कि ये सीटें हमारे पास है, उसके अलावा और सीटें हम जीत सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता रहा, बीजेपी ने अपनी रणनीति धीरे धीरे खुलासा करना शुरू किया और कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी समस्या आ गई कि इनके जो बड़े नेता थे वो इन चुनावों से दूर होते गए। कारण कुछ भी रहा हो, तो चुनाव जो है बिल्कुल एक स्थानीय नेता के उसमें सिमट गया। आप देखिए कि सभाएं जो हुई वो एक ही नेता की सभाएं हो रही कांग्रेस के अंदर, जबकि बीजेपी ने बिल्कुल मिलजुल के चुनाव लड़ा। स्थानीय तो रहे, मतलब दोनों नेता स्थानीय रहे, लेकिन जहां बीजेपी का जो नरेशन गया, बीजेपी का जो गया संदेश गया कि वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस तरह की खामी रही। तो ये नुकसान बीजेपी कांग्रेस को उठाना पड़ा इस जी राम कुमार जी, जैसा संदीप जी ने बताया कि जो आपका संगठन है वो बहुत मजबूती के साथ में काम करता है और कितने ही विपक्ष में हो लेकिन उन सबको एकजुट होकर चलता है और शायद इसी का परिणाम जो आज हम सबके समक्ष है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये समझने में भी आई कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं पे निर्दलीय प्रत्याशी थे, कहीं पे बागी प्रत्याशी थे, उन्होंने भी चुनाव को जीतने में या हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या कहना चाहेंगे आप?
जी देखिए, वो आपका सोनी जी आपका आकलन है जी। लेकिन हमारा आकलन ये कि हमें विश्वास था, और चुनाव से पहले भी बाई इलेक्शन जब डिक्लेयर हुए थे उस समय हमने कहा था, और ये विश्वास इसलिए था कि संगठन की हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है जी। और कार्यकर्ताओं की ताकत के साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 महीने में जिस तरह के उन्होंने बहुत साहसिक रूप से और सतत प्रयास करते हुए हर कार्य को उन्होंने पुश्तैदी से लेकर के संवेदनशीलता को दर्शाते हुए जो कार्य किया, और आपने चुनाव में देखा होगा कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी और साथ में हमारे अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारीगण करीब करीब विधानसभाओं के अंदर दौरे भी किए, सभाएं भी करी, एकजुट होकर के चुनाव को लड़ा गया। ये हमारे अंदर नहीं है कि ये अनुशासित पार्टी है, विचार की पार्टी है और मर्यादित पार्टी है और मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ती है और जो कहती है वो करती है। तो जनता ने, उनको विश्वास हो गया है कि पहले जिस तरह की खोखली घोषणाएं कांग्रेस के समय में हुआ करती थी, उन्होंने उसको विधानसभा में 5 वर्ष इनको शासन दिया, उसमें देखा, और अब जो हमने 11 महीने का जो हमारा शासन रहा उसको देखते हुए विकास के लिए कि इन्होंने जो वादा किए वो पूरे किए हैं, और 11 महीने के अंदर इतना कार्य किया तो लगा हमने, देखो युवाओं के लिए करीब करीब उनको कैलेंडर, जिनकी भर्तियां जितनी 17 पेपर लीक हो जाना, हमने कैलेंडर बनाया, कैलेंडर में कहा कि हम 4 लाख से ज़्यादा हम नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर है जो जारी कर दिया है, प्रक्रिया शुरू है, 2025 के अंदर उनको नियुक्ति भी होंगी और 30,000 नौकरियां भी दे दी गई है। तो मैं ये कहता हूं कि युवाओं का जो बहुत बड़ा इश्यू था उसको भी हमने दुरुस्त किया है। किसानों को 2,000 रुपये उनके किसान सम्मान निधि के अंदर बढ़ाते हुए उनको दिया, वो वादा भी पूरा किया। इस तरह से मैं कहूं कि हमारे जो वादे हैं उनसे कहीं अधिक हम गति से जा रहे हैं, उसी का परिणाम। और संगठन हमारा बूथ लेवल पर आपको है कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता, बूथ का अध्यक्ष, शक्ति केंद्र और संगठनात्मक जो दृष्टिकोण है उसकी मॉनिटरिंग इतनी नियंत्रित और ढंग से होती है, अनुशासित, और कार्यकर्ता समर्पित भावना से कार्य करता है। उसका ही रिजल्ट है कि राजस्थान में बाई इलेक्शन हो चाहे असेंबली का हो, और भारत के अंदर जिस आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर मैं कहूं कि वो लहर नहीं सुनामी कह सकते हैं, जो अप्रत्याशित रूप में मतदाताओं ने जो विश्वास प्रकट किया है वो भी बहुत अच्छे संकेत हैं। इसके लिए हम मतदाताओं को धन्यवाद भी करते हैं। पंकज जी, राम कुमार जी का कहना है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। देखिए, इनकी कथनी और करनी में फर्क भी है, और सबसे बड़ी बात है कि जो झूठ ये पार्टी बोलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर बार बोलो, तो झूठ को ये जनता तक कन्वे करने में बिल्कुल सफल है, ये हम भी मानते हैं कि ये जनता परिणाम सामने ना, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो परिणाम तो सामने है। मैं आपको बताता हूं सर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात रख लेने दीजिए मुझे, कि जो अभी ये कह रहे थे कि 30,000 लोगों को नौकरी दी, इनका सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि इन्होंने सिर्फ 12,500 लोगों को नौकरी दी है, 12,800 लोगों को नौकरी दी है, उसमें से भी 10,000 लोग वो हैं जो हमारी सरकार में जिनकी पूरा प्रोसेस हो गया था, सिर्फ नियुक्तियां देनी बाकी थी। आपकी सिर्फ लगातार झूठ बोलने का ये लगातार सत्ता में आए, ये लगातार सत्ता में आए कि हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे, आरपीएससी को पुनर्गठन करेंगे, कैलेंडर जारी करेंगे, सबसे ज्यादा हवाई बातें कर रहे हैं। किसानों की लगातार मांग खाद की रही है, गिरदावरी की रही है। हम सबने देखा कि आपदा मंत्री लगातार जब आपदा आई तो घर पे बैठे हुए थे, इस्तीफा देके बैठे हुए थे, वो आपदा में सक्रिय नहीं थे। किसानों की गिरदावरी भी उन्होंने नहीं कर दी, किसानों को मुआवजा भी उन्होंने नहीं दिया। 10 से ज्यादा पेपर लीक आपकी सरकार में हुए, 17 एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। युवा सबसे ज्यादा हताश है, निराश है, काफी उम्मीदों के साथ में वो बड़े शहर में पढ़ने के लिए आता है, और जब वो फाइनल स्टेज तक पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया और ये इस एग्जाम को निरस्त किया जाता है। नहीं, लेकिन तो युवाओं के साथ ये खिलवाड़ क्या समझ में नहीं आया सरकार को? देखिए, मुझे लगता है विकास जी, आपको शायद पता नहीं है, युवा इससे सरकार में सबसे ज्यादा त्रस्त है, और उसी का नतीजा अभी 4 दिन पहले खुद किरोड़ी देखिए, मैं किसी को मुझे बोलने का तो मौका दीजिए कम से कम। इसी सरकार में, इसी चुनाव में, चलते चुनाव में 2 युवा लगातार मांग कर रहे थे, टंकी पे चढ़े, तो उनके साथ हजारों युवा यहां लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ये युवा इसी सरकार में त्रस्त है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हैं कि आपने लगातार ये मांग करी कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, सीबीआई की जांच करेंगे, भर्ती कैलेंडर जारी करेंगे। आपने भर्ती कैलेंडर जारी तो किया, लेकिन उसमें सारी वैकेंसीज नहीं आ पाई। आप लगातार हवाई बातें करते हैं। आपके उप मुख्यमंत्री कहते हैं आपने 40% वादे पूरे कर दिए, आपके जवाब ले लेते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं आपने 60%, क्या लगता है आपके प्रवक्ता बोलते हैं आपने 50% फैलाने का काम कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। संदीप जी, आपको क्या लगता है? दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आपको क्या लगता है? देखिए, युवाओं के पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। लोकतंत्र की बात करें तो फिर चुनना पड़ता है कि कम अच्छे से ज़्यादा अच्छा कौन है। आपने एक बार कांग्रेस को सुना, एक बार बीजेपी को सुना, मुद्दे
और समस्याएं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जो बीजेपी की सरकार हो, सब रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या कांग्रेस सरकार में भी रही, बीजेपी की सरकार में भी रही, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा इन सब चीज़ों के अंदर ये माना नहीं जाता। हाँ, युवाओं की जहाँ तक बात करें, या इस तरह कह सकते हैं कि जो मैंने पहले बात कही कि नीयत, अब नीयत देखी जाती है कि हाँ ये सरकार क्या कर रही है। चाहे कांग्रेस सरकार ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, उस पर नहीं जाएंगे। अब ये जाएंगे कि इन दोनों पार्टियों में से अच्छा कौन कर रही है। बुरा तो दोनों ही कर रही है, लेकिन इन दोनों बुरों में से अच्छा कौन है वो हमें चुनना है। तो बेसिकली नीयत देख रहे हैं अब कि हाँ ये कुछ कर सकती है, इसलिए इसको वोट दिया जा सकता है। तो इन चुनावों में अब धीरे धीरे यही सब चीजें आ रही हैं। रिजल्ट तो देखिए समय लगता है, जब इस तरह की चीजें रामकुमार जी कह रहे 17 परीक्षाएं हो गई, तो धीरे धीरे सब चीजों को खुलासे भी होंगे, उन पर काम करने पर समय भी लगता है। तो अब युवा जो है वो ये देख रहा है कि कौन कर सकता है। कांग्रेस ने अपना काम करना था, अपना काम कर दिया। अब बीजेपी यदि उसी ट्रैक पे जाएगी तो हो सकता है इस बार जिता दिया तो अगली बार हार जाएंगे जी। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। युवा बहुत मतलब माइन्यूटली इसको मेजर करता है कि सरकार या कोई भी पार्टी है उस पर किस तरह से काम करना चाहती है। जी बिल्कुल, उसी को वोट दिया जाता है। जी बिल्कुल, युवा हो या किसान हो, सबको युवा और किसान हकीकत के धरातल पर तोल रहे हैं। जी रामकुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे पंकज जी की बात में। मैं सोनी जी, पंकज जी जो कह रहे थे कि हमने तो युवाओं की बात जब चली, तो युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके 5 वर्ष के अंदर इन्होंने कितनी नौकरियां दी और जिन्होंने भर्तियां निकाली, 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसके अंदर करोड़ों रुपए के घपले हुए और 17 लाख युवाओं की जिंदगियां खराब हुई। जो माँ बाप बहुत मजदूरी मेहनत करके जो करते थे, उनके सपने पूरे नहीं हुए। लेकिन आप पंकज जी, आप ये सुनो कि हमारी सरकार आने के बाद में वही तंत्र है, वही शासन है, वही अधिकारी हैं। एसओजी के माध्यम से आपने देखा एसआईसी के कितने एसआई ट्रेनिंग वाले जो अंदर गए हुए हैं, सलाखों के अंदर में हैं। आपके जितने भी वो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ भी अंदर जाने के लिए तैयार हो रही है, उनकी जांच हो रही है। और आज जो हमने कैलेंडर दिया, कैलेंडर के हिसाब से आप विश्वास करिए, और उनको युवाओं को मालूम है और उनको जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जो कहेगा सो करेगा। और हमने एक बिल्कुल सिस्टमेटिकली अभी हमने परीक्षाएं कराई है, उसमें लीकेज हुआ क्या, और उसके बाद में आप कह रहे हो कि 30,000 हमने नियुक्तियां दी है और जो प्रोसेस में है उसके लिए वादा भी पक्का किया है। 2025 में अपॉइंटमेंट हो गए, विज्ञप्तियां जारी शुरू हो जाएगी, कुछ हो गई है। तो हम कहते हैं कि 5 वर्ष के अंदर 4 लाख नौकरियां मिलेगी। लेकिन आप किसी तरह नहीं, 3500 रुपए हम भत्ता देंगे। आपने 5 वर्ष में भत्ता देने के बजाय में 17 पेपरों को लीक करके कम से कम युवाओं के साथ धोखा किया। आपने कहा था कि कर्ज माफी करेंगे, लेकिन 19,400 लोगों किसानों की जमीनें नीलाम हुई, वो काम हम नहीं करने देंगे। आज हमने किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाया, ERCP से 21 जिले और जमुना पंकज जी का जवाब वो किया। तो मैं समझता हूं जो हम कह रहे हैं उसका ये मैंडेट दिया है, जनता ने विश्वास किया है। समय सीमा की थोड़ी सी कमी है। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार रामकुमार जी का कहना है कि मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए हैं उन्हीं को हम पूरा करें, उसी का परिणाम जल्दी से। देखिए, झूठ और जुमलों की राजनीति बीजेपी करती है। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए, इनकी सरकार में तो 10th का पेपर भी लीक हो गया। इनकी स्थिति तो ये यहाँ पर सबसे बुरी है। और ये लगातार कह रहे हैं 17 पेपर। भैया, सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे पहले जब देश के किसी प्रदेश की बात होती है तो राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश था जिसने एंटी चीटिंग बिल बनाया, और एंटी चीटिंग बिल की वजह से आज ये लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं उसी प्रोसेस की वजह से। आपके बस में है तो एसआई का पेपर निरस्त करिए ना, उस पर कब लेंगे डिसीजन, कब लेंगे डिसीजन? लगातार मुख्यमंत्री कई मंत्री मांग कर रहे हैं, आपको एसओजी ने लिख दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने लिख दिया, फिर किसका इंतजार है आपको? क्योंकि इसलिए इंतजार है इनको क्योंकि इनके बीजेपी के भतीजे पेपर लीक में पकड़े गए। इनको बताना चाहिए जनता को कि रामकुमार जी सिर्फ हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये लगातार झूठ और जुमलों की राजनीति करते हैं जिससे जनता भ्रमित होती है। देखिए, इनकी भाषा पर हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस की कल्चर और फिरत हो गई है कि ये कुछ भी झूठ बोले। लेकिन मैं ये कहता हूं पंकज जी, और आप सुनिए, अरे आप सुनिए, अरे सुने तो सही। आप हमारे तो भतीजे हैं कि नहीं है, उनको भी सजा होगी। लेकिन आपके तो मंत्री जैसे महोदय ने क्या क्या नहीं किया। आरपीएससी में क्या हुआ? आपके मेंबरों ने हो रहे ने अंदर बैठे हैं, गिरफ्तार करना चाहिए। अरे हम विपक्ष में अंदर होकर अभी आप पंकज जी चिल्लाने से काम नहीं होगा। आगे अगर आपका अस्तित्व बचाना है तो मुद्दों पर बैठ करके आप कम से कम चिंतन करिए। आप युवा हैं और युवा होने के नाते आप सुनिए, 11 महीने में क्या कार्रवाई नहीं करती? पंकज जी, एसआई में जो फर्जी भर्तियां हुई, पेपर लीक हुए, उनको अंदर किए कि नहीं किए? समय सीमा हमें इजाजत नहीं दे रही है। फिलहाल चिंतन करने की जरूरत किसको है? वो जनता के समक्ष है।
उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। 5 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, 1 सीट पर बीएपी जीत दर्ज कर चुकी है और दौसा में रिकाउंटिंग जारी है। फिलहाल सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लोकतंत्र की जीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और अच्छे से अपनी बात रखी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही।